सोचिए, हर संविधान ना कुछ वादे करता है। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं होते, ये वो बुनियाद हैं, वो फाउंडेशन है जिस पर हम नागरिकों का भरोसा टिका होता है। तो आज हम भारत के संविधान के सबसे बड़े वादे को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार, जो असल में हर नागरिक की एक ढाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये समझने के लिए कि ये अधिकार सिर्फ किताबों की बातें क्यों नहीं हैं, हम दो असली कहानियों पर नजर डालेंगे। ये कहानियां दिखाएंगी कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने कितने जरूरी हैं। तो पहली कहानी है एक नौजवान की, नाम था मचल लालोंग। असम के रहने वाले थे और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुआ ये कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को लगा कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इलाज हुआ और 1967 में डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखी कि भाई लालुंग अब बिल्कुल ठीक हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और सुनिए, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। लगभग 30 साल बाद 1996 में डॉक्टरों ने एक बार फिर से यही बात दोहराई। पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। मचल लालोंग जुडिशियल कस्टडी में ही पड़े रहे। हमारा जो सिस्टम है उन्हें पूरी तरह से भूल चुका था। फिर सालों बाद जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम ने बंदियों का इंस्पेक्शन किया, तब जाकर 2005 में लालुंग को रिहा किया गया। सोचिए, तब तक वो 54 साल जेल में बिता चुके थे, बिना एक भी सुनवाई के। मतलब मचल की पूरी जिंदगी एक ऐसे आरोप की भेंट चढ़ गई जिसकी कभी सुनवाई तक नहीं हुई। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हमें क्या बचाता है, हमारे पास क्या सेफगार्ड्स हैं। चलिए अब एक और कहानी देखते हैं। ये एक अलग तरह की नाइंसाफी दिखाती है। बात है 1982 की। दिल्ली में एशियन गेम्स की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और स्टेडियम बनाने के लिए देश के कोने कोने से हजारों गरीब मजदूरों को काम पर लगाया गया। लेकिन उनसे जिस हालत में काम लिया गया वो बहुत ही खराब थी। और तो और जो सरकार ने मिनिमम वेज तय किया था ना, उन्हें उससे भी कम पैसे दिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेगार या एक तरह की बंधुआ मजदूरी तक कहा। तो फिर वही सवाल, इन दोनों कहानियों में जो अन्याय हुआ उससे हमें बचाता क्या है? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत खास वादे में छिपा है। देखिए, दुनिया के ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक देश है ना, उनमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में ही लिख दिया जाता है। एक लिस्ट बना दी जाती है। इसी लिस्ट को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं और भारत में हम इसी चीज को कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए ये जो बिल ऑफ राइट्स है ना, ये एक वारंटी कार्ड जैसा है। जैसे आप कोई टीवी या पंखा खरीदते हैं तो वारंटी कार्ड मिलता है। अगर वो खराब हो जाए तो आप सीधा कंपनी के पास जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, सारे अधिकार एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं साधारण कानूनी अधिकार, जिन्हें हमारी पार्लियामेंट यानी संसद एक आम कानून बनाकर आसानी से बदल सकती है। पर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो इतने जरूरी हैं कि उनकी गारंटी खुद संविधान देता है और उन्हें बदलने के लिए सरकार को संविधान में ही बदलाव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि हमारे इस वारंटी कार्ड में आखिर लिखा क्या क्या है, कौन कौन से अधिकार हैं? तो देखिए, हमारा संविधान हमें 6 मेन कैटेगरीज में मौलिक अधिकार देता है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां थीं, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये समाज में असल बराबरी लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब ये जो उदाहरण है, ये छोटा सा लग सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो दुकान हो, होटल हो या सड़क हो, किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और ये तो किसी भी डेमोक्रेसी की जान है। इसमें हमें बोलने की आज़ादी मिलती है, अपनी बात रखने की आज़ादी मिलती है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और सबसे ज़रूरी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी कानून की एक तय प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। अब याद है वो एशियन गेम्स वाले मजदूरों की कहानी? ये अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल उसी तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। ये बंधुआ मजदूरी, इंसानों की खरीद फरोख्त और बच्चों से खतरनाक काम करवाने जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। इसके साथ ही संविधान हमें 2 और बहुत जरूरी गारंटियां देता है। एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। और दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये इतनी जबरदस्त लिस्ट तो है अधिकारों की, पर सवाल यह है कि इसका फायदा क्या अगर इन्हें लागू ही न किया जा सके? हम ये कैसे पक्का करें कि ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्द बनकर न रह जाएं? इसी सवाल का जवाब संविधान के उस एक अनुच्छेद में है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा, द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आसान भाषा में कहें तो यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असली ताकत देता है। इसके तहत हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अदालतें कुछ खास आदेश, जिन्हें रिट कहते हैं, जारी कर सकती हैं। जैसे एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अब जरा मचल लालू के केस को याद कीजिए। अगर इस रिट का इस्तेमाल होता तो कोर्ट पुलिस से कहती कि मचल को हमारे सामने पेश करो और शायद उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। यही है हमारे इस वारंटी कार्ड की असली पावर। अच्छा, अब आखिर में एक और जरूरी बात समझ लेते हैं। हमें जो अधिकार गारंटी के तौर पर मिले हैं और हमारे देश के जो लक्ष्य हैं, इन दोनों के बीच एक फर्क है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ये एक तरह से वो जमीन है जिसके नीचे कोई नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो संविधान हमें एक ढांचा तो देता है, एक बहुत बड़ा वादा भी करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस वादे को कागज से उतारकर हकीकत में बदलने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या अदालतों की, या फिर एक नागरिक के तौर पर हम सब की?